हमें कहानी की शुरुआत में एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आसमान से बहुत सारी बिजलियाँ कड़क रही थी और कहीं पर बहुत ज़्यादा बिजली गिर रही थी। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बंदा खड़ा हुआ था। दुनिया उसे फिस्ट किंग के नाम से जानती थी। उसका रियल नेम तो वह खुद भी भूल चुका था, क्योंकि उसे दुनिया में हर जगह सिर्फ फिस्ट किंग ही बोला जाता था। वह उस जगह पर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। उसके पेट से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। इस बंदे को फिस्ट किंग का टाइटल मार्शल वर्ल्ड ने दिया था, क्योंकि इसने पूरी दुनिया को सिर्फ अपने मुक्कों के दम पर जीता था। यह पूरी दुनिया में फिस्ट किंग के टाइटल से इसलिए नवाजा गया था क्योंकि इसने बिना किसी तलवार, किसी भी बिना हथियार के इसने अपना नाम मार्शल वर्ल्ड में एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति के रूप में बनाया था। यह मार्शल वर्ल्ड में इतना ताकतवर था कि इससे पंगा लेने के बारे में मार्शल वर्ल्ड के खुद मास्टर भी नहीं सोच सकते थे। यहाँ इससे मार्शल वर्ल्ड के बड़े से बड़े मास्टर भी इसके नाम से कतराते थे और इससे जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनके ऊपर इतना भी भरोसा नहीं था कि वह इसके सामने एक मिनट भी टिक पाए। लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर लेजेंड यहाँ पर जख्मी खड़ा था। इसके शरीर में बहुत सारी चोटें लगी हुई थी। यह बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। यह इतना ज़्यादा ज़ख्मी था कि यह कभी भी मर सकता था। इसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। आखिर क्यों? फिर हमें बताया जाता है कि फिस्ट किंग के ऊपर बहुत सारे लोगों ने एम्बुश किया था, इस पर हमला किया था। इसे मारने के लिए इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने इस पर हमला किया, लेकिन फिर भी वो लोग इसे मार नहीं पाए। वह सब लोग वहीं पर मर गए। उनकी लाशें यहाँ पर कचरे की तरह बिछी हुई थी। फिस्ट किंग को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि यह बंदे कौन हैं और आखिरकार उस पर हमला क्यों कर रहे हैं, लेकिन वह लोग इतने ज़्यादा थे कि फिस्ट किंग के चेहरे से भी खून टपक रहा था। उन लोगों ने इस पर इतना ज़्यादा हमला किया था कि यह भी ज़ख्मी हो गया था और कभी भी मर सकता था। यहाँ पर फिस्ट किंग अपने आसपास देखता है कि यहाँ पर और कोई तो नहीं है जो इस पर हमला करने आया है। यह वहाँ पर की पूरी बैटलफील्ड को देख रहा था कि यहाँ पर और कोई तो नहीं बचा जिससे उसे खतरा हो। फिर वह देखता है कि पहाड़ी के ऊपर दो लोग खड़े थे। वह एक लड़का और एक लड़की थी। उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वह एक शिकार है और वह लोग शिकारी। यहाँ पर फिस्ट किंग बोलता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो और तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो? आखिर तुम सब कहाँ से हो? यह बोलने के बाद फिस्ट किंग बहुत ज़्यादा ताकत लगाकर अपनी एक किक से उस बंदे जिसको उसने मारा था उसकी डेड बॉडी को उन लोगों की तरफ किक मारता है और वह लाश सीधे पहाड़ के ऊपर उन दोनों के पास जाती है। जब वो बंदा आसमान में होता है तो वह बोलता है, स्वॉर्ड डीमन प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह बंदा मरा नहीं था बल्कि ज़िंदा था और फिस्ट किंग ने उसे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी किया था। जब वह बंदा बोलता है कि स्वॉर्ड डीमन मेरे को बचा लीजिए, लेकिन फिर भी स्वॉर्ड डीमन उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपने तलवार के इस्तेमाल से उसके बॉडी को दो टुकड़ों में बांट देता है। वह अपने सबऑर्डिनेट को दो टुकड़ों में काटता है तब उसके चेहरे में एक पल के लिए भी कोई भी फीलिंग नहीं आई। वह देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई बंदा मुर्गी या फिर बकरे को काट रहा है। वह बिल्कुल एक कसाई की तरह दिख रहा था जिसके चेहरे में एक पल के लिए भी सिकन नहीं आई थी। यह सब देखकर फिस्ट किंग बोलते हैं कि इसने अपने सबऑर्डिनेट को मारने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचा। यह बहुत ही ज़्यादा डर्टी फाइट करने वालों में से है। यह देखने से बहुत ही ज़्यादा ईविल लग रहा है। फिस्ट किंग उस बंदे की तलवार पे बंधे एक सिंबल पर देखता है जिस पर ब्लड लिखा हुआ था। यह एक ईविल क्लैन का सिंबल था और इस बंदे के शरीर से पूरी तरीके से ईविल ऑरा निकल रहा था और यह बंदा बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड था और उस बंदे ने इसे स्वॉर्ड डीमन बोला था। इसका मतलब साफ है कि यह बंदा ईविल क्लैन से है। फिस्ट किंग बोलता है कि क्या तुम दोनों ईविल फैक्शन से हो, क्योंकि तुम दोनों के अंदर से क्रूएलिटी साफ साफ झलक रही है और तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा ईविल हो। और डीमन उस पहाड़ी से कूदता है और वह फिस्ट किंग के सामने आता है और हंसते हुए बोलता है कि फिस्ट किंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा चालाक होगे और तुम इतने ज़्यादा ताकतवर होगे। इसके जवाब में फिस्ट किंग बोलता है कि शट अप यू बास्टर्ड, तुम जानते हो ना कि तुम
तुम्हें मैं अपने एक उंगली से मार सकता हूँ। तुम्हें मारने के लिए मुझे सोचना भी नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हें पलक झपकने से पहले ही मार सकता हूँ। जवाब में स्वॉर्ड डीमन बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। लगता है कि तुम्हारा एरोगेंस मुझे ही निकालना पड़ेगा और देखता हूँ कि तुम कब तक एरोगेंस अपना दिखा सकते हो। यह बोलकर स्वॉर्ड डीमन एक बहुत ही ताकतवर हमला फिस्ट किंग की ओर कर देता है। यहाँ पर स्वॉर्ड डीमन ने एक ऐसा हमला किया था जिससे पर्पल एनर्जी फिस्ट किंग की ओर जा रही थी और यहाँ पर फिस्ट किंग उस हमले से बिना किसी मेहनत के बच जाता है और उसे डॉज करते हुए एक पलक झपकने से पहले ही वह स्वॉर्ड डीमन के पास पहुंच जाता है और बहुत ही जोरदार मुक्का स्वॉर्ड डीमन के पेट में मारता है। यह देखकर स्वॉर्ड डीमन बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा तेज़ हो। फिर फिस्ट किंग बोलता है कि 1। फिर वह एक और मुक्का मारता है और बोलता है 2। फिर वह स्वॉर्ड डीमन को लगातार मुक्का मारने लगता है और उसकी गिनती करने लगता है 3, 4, 5, 6। फिर फिस्ट किंग कुछ नोटिस करता है और मन में सोचता है कि मेरे हमले उसके वाइटल पॉइंट्स पर नहीं लग रहे हैं और वह इस समय 8 और 9th पंच भी मार देता है। फिर उसे पता चलता है कि पीछे वह औरत जो इस बंदे के साथ थी उसने फिस्ट किंग के हाथों को किसी स्ट्रिंग के साथ बांध कर रखा हुआ है और वह उसके हमले को धीरे और कमज़ोर कर रही है। इसके बारे में फिस्ट किंग ने सोचा भी नहीं था कि वह औरत ऐसा करेगी उसके हमले के साथ। पर फिस्ट किंग बोलता है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे साथ 1-on-1 लड़ाई कर सको, जो तुम्हें बचाने के लिए इसे आना पड़ा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम दोनों डीमोनिक क्लैन से हो जो कि कभी 1-on-1 फाइट जैसे राइचियस फाइट्स को नहीं करते। उन्हें बस अपने मतलब से होता है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक वॉरियर की विल क्या होती है। फिर यहाँ पर स्वॉर्ड डीमन अपने हाथ को अपनी तलवार के पास ले जाता है और उस समय जिस समय फिस्ट किंग का हाथ उस दूसरे बंदे ने बांध कर रखा था, उस समय स्वॉर्ड डीमन अपनी तलवार को फिस्ट किंग के सीने के पार कर देता है और यहाँ पर फिस्ट किंग बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है और साफ साफ फिस्ट किंग को धोखा देकर मारा गया था। यहाँ पर फिस्ट किंग के मुंह से लगातार खून बह रहा था और वह उस स्वॉर्ड डीमन को बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा काबड़ हो, तुम बहुत ज़्यादा ही डरपोक हो कि तुम आमने सामने की लड़ाई में मुझे जख्मी भी नहीं कर पाए और तुम्हें इसकी मदद लेनी पड़ी। जवाब में स्वॉर्ड डीमन बोलता है कि एक फाइट ही होती है और तुम यहाँ पर हार चुके हो। यह सुनकर फिस्ट किंग अपने हाथों पर बहुत ही ज़्यादा ऑरा जमा करने लगता है और दूसरी ओर स्वॉर्ड डीमन रिलैक्स हो जाता है कि उसने फिस्ट किंग को बहुत ही ज़्यादा जख्मी कर दिया है और अब फिस्ट किंग कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर फिस्ट किंग अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने मुक्के पर अपनी पूरी ताकत लगाता है और एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हमला स्वॉर्ड डीमन की ओर कर देता है। इस हमले से स्वॉर्ड डीमन बाल बाल बचता है, लेकिन वहाँ के आसपास का एरिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। फिर स्वॉर्ड डीमन के साथ आया हुआ वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है कि तुम इस हमले से बाल बाल बचे हो, वरना तुम यहीं पर मर जाते। यह बोलते हुए स्वॉर्ड डीमन के साथ जो बंदा आया था वह स्वॉर्ड डीमन का मजाक उड़ा रहा होता है और दूसरी ओर स्वॉर्ड डीमन हंसते हुए बोलता है कि मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि मैंने लास्ट टाइम में उसके अटैक को डॉज कर लिया, वरना सच में यह बंदा बहुत ही ज़्यादा पागल है जो कि अपने सीने के अंदर तलवार घुसे हुए भी मेरे को मारने के लिए हमला कर रहा है। मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इसके हमले को रोक कर रखा हुआ था, जिससे मेरे को बचने का मौका मिला। फिर स्वॉर्ड डीमन फिस्ट किंग के सर पर उंगली फेरते हुए बोलता है कि तुम फिस्ट किंग, अगर तुम जिंदा हो तो मुझे जवाब दो। यहाँ पर फिस्ट किंग के सीने के अंदर अभी भी वह तलवार होती है और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर स्वॉर्ड डीमन पर हमला किया था तो वह नीचे गिर गया होता है, लेकिन फिर भी फिस्ट किंग एक जोरदार मुक्का स्वॉर्ड डीमन के चेहरे पे मारता है। यहाँ पर स्वॉर्ड डीमन की बेइज्जती एक बार फिर हो जाती है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि फिस्ट किंग अभी भी जिंदा होगा। यहाँ पर स्वॉर्ड डीमन के चेहरे से खून निकलने लगता है। यह देखकर फिस्ट किंग बोलता है कि तुम्हें अपने दुश्मन से के पास आने से पहले यह जान लेना चाहिए कि वह कितना ज़्यादा जख्मी है या फिर वह मर चुका है।
यह देखकर स्वॉर्ड डीमन बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था और वह एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था और उसके मुंह से अभी भी खून निकल रहा था। और दूसरी ओर स्वॉर्ड डीमन के साथ जो बंदा आया था वह अभी भी स्वॉर्ड डीमन के ऊपर हंस रहा था और बोल रहा था कि क्या तुम सच में इस इतने ज़्यादा जख्मी बंदे से मुक्का खा गए और तुमने अभी सिर्फ इसके एक मुक्के पे ही खून थूक दिया। यह सुनकर स्वॉर्ड डीमन भी गुस्सा हो गया था और यहाँ पर स्वॉर्ड डीमन का सच में यहाँ पर फिर इसकी इज्जत का पूरी तरीके से कचरा हो गया था। यहाँ पर स्वॉर्ड डीमन अपने तलवार को अपने हाथ में लेते हुए फिस्ट किंग की ओर करता है और यहाँ पर उसके नाक से अभी भी खून बह रहा होता है। यहाँ पर सच में स्वॉर्ड डीमन एक कार्टून से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है। जब मैंने इस स्वॉर्ड डीमन को पहली बार देखा था तो मेरे को लगा था कि यह बंदा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगा और बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होगा, कि इसका इज्जत इसमें बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन सिर्फ पहले ही एपिसोड में इस बंदे की इज्जत का पूरी तरीके से कचरा कर दिया है। तो यहाँ पर दूसरी ओर फिस्ट किंग अपनी आखिरी सांसों को लेते हुए बोलता है कि लगता है कि यह मेरे अंत है इस दुनिया में फिस्ट किंग के रूप में, लेकिन मैं मरने से पहले एक बार और तुम्हें पंच मारना चाहता हूँ। यहाँ पर मरते हुए फिर फिस्ट किंग उस स्वॉर्ड डीमन की बेइज्जती कर रहा है। फिर यहाँ पर फिस्ट किंग की यहीं पर मौत होती है और दुनिया में यह बताया जाता है कि फिस्ट किंग को इवल फैक्शंस ने मार दिया है और यहाँ पर इवल फैक्शंस की वजह से फिस्ट किंग की यहाँ पर डेथ हुई है। उसी समय एक जगह पर जहाँ पर कौवे उड़ रहे होते हैं वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बिजली कड़कती है और वह बिजली सीधे जाकर एक मैंसन के अंदर किसी कमरे के ऊपर गिरती है। यह जगह तो हुआ माउंटेन के अंदर एक पैलेस है, पर हमें एक कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक नौकरानी अपने मालिक के सामने थी, जो मालिक उसके सामने बेहोश पड़ा हुआ था बिस्तर पर। और फिर वह बंदा अपनी आंखें खोलता है और उस नौकरानी को देखता है। बंदा जाग रहा होता है तो उसकी नौकरानी उसके पास दौड़ते हुए आती है और बोलते हैं, मास्टर क्या आप ठीक हैं? क्या आपको कुछ चाहिए? क्या आप ज़्यादा ज़ख्मी तो नहीं हैं? आपको आखिर हुआ क्या था? क्या आप ऐसे बेहोश हो गए थे? ऐसे करके वह तरह तरह के सवाल अपने मालिक से पूछ रही होती है और उनकी बहुत ज़्यादा केयर कर रही होती है। फिर वह बंदा अपनी आंखें को धीरे धीरे खोलता है और फिर वह नौकरानी बोलती है, मास्टर क्या आप ठीक हैं? फिर वह बंदा धीरे धीरे उठता है और अपने सर को पकड़ लेता है और बोलता है कि आखिरकार मैं कौन हूँ? मैं कहाँ पर हूँ? यह जगह कौन सी है? ऐसे करके वह अजीब से सवाल पूछने लगता है। बंदा बोलता है कि आखिरकार मेरा इलाज किसने किया और मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ? यह बोलते समय वह बंदा अपने हाथ को अपने सर पर रखकर याद करने की कोशिश कर रहा था। वह बंदा बोलता है कि क्या मेरे अंदर कोई भी इंजरीज नहीं है? वहाँ पर तो मेरा पेट फट चुका था, मेरे शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरे शरीर में कोई भी जख्म नहीं है, आखिर कैसे? फिर वह बंदा देखता है अपने आसपास। यह कमरा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। यह कमरा देखने से ऐसा लग रहा था कि यह कमरा किसी बहुत ही बड़े घराने के यंग मास्टर का हो। वह सब देखकर वह बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। फिर वहाँ पर जो नौकरानी थी वह बोलती है कि फर्स्ट यंग मास्टर क्या आपको पानी चाहिए? क्या आपको कुछ चाहिए फर्स्ट यंग मास्टर? वह उस बंदे को फर्स्ट यंग मास्टर बोलकर संबोधित कर रही थी। में वह बंदा बोलता है कि हाँ, तुम जाकर मेरे लिए पानी लेकर आ जाओ। वो बंदा अपने मन में सोचता है कि आखिरकार यह मेरे को फर्स्ट यंग मास्टर क्यों बोल रही थी। जब यह बंदा वह सब सोच रहा होता है तो वह अपना चेहरा एक मिरर में देखता है जहाँ पर उसका चेहरा एक भूत की तरह दिख रहा था। उसका चेहरा इतना ज़्यादा अजीब दिख रहा था कि उसका चेहरा देखकर कोई भी डर जाए। उसके गाल बिल्कुल पचके हुए थे, उसके आँखों पर पूरे डार्क सर्कल थे, उसके चेहरे पर पूरी तरह से झुर्रियाँ थी। वह उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कई महीनों से कुछ खाया पिया नहीं है। वह बिल्कुल एक भिखारी की तरह दिख रहा था जो कि अभी मौत के करीब हो। यह देखते समय वह पानी पी रहा था। जब वह यह देखता है तो वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके मुंह में जितना भी पानी था वह उस सब पानी को वहीं पर बहुत ज़ोर से थूक देता है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर यह देखकर उसकी नौकरानी भी थोड़ी परेशान हो जाती है। फिर वह बंदा अपने चेहरे को खींचने लगता है और बोलता है कि आखिरकार मुझे मास्क किसने पहनाया, और पहनाया तो पहनाया, इतना भद्दा मास्क क्यों पहनाया। यह बोलते समय वह बंदा अपने चेहरे को, अपने बाल को, मतलब अपने पूरे फेस को खींचने लगता है और मास्क को उतारने लगता है। बंदा इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था और वह अपने चेहरे से मास्क को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर वह
वह बोलता है कि यह चेहरा मेरा नहीं हो सकता, ज़रूर किसी ने मेरे को मास्क पहनाया है। फिर वह अपने चेहरे के आसपास देखने लगता है कि उस मास्क की कोई न कोई बाहरी परत होगी जहां से इस मास्क को निकालना आसान होगा। यह सब देखकर उसकी नौकरानी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके पास आते हुए बोलती है कि यंग मास्टर, आखिरकार आप क्या कर रहे हैं? और बोलती है कि क्या आप फिर से पागलपन की हरकत कर रहे हैं? फिर वह नौकरानी भागते हुए बाहर जाती है और बोलती है कि यहाँ पर फिजिशियन की ज़रूरत है, जल्द से जल्द यहाँ पर कोई फिजिशियन आओ। यहाँ पर यंग मास्टर पागलों वाली हरकत कर रहे हैं और ख़ुद को चोट पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर वह नौकरानी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और मन में सोचती है कि आखिरकार यंग मास्टर इतने समय बाद उठे हैं और फिर भी अभी यह पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं और ख़ुद को चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वह बंदा अपने गालों पर थप्पड़ मारने लगता है कि यह सपना है समझकर, और वह अपने चेहरे पर थप्पड़ मार मार के अपने गालों को भी लाल कर लेता है। फिर हमें बताया जाता है कि यह बंदा और कोई नहीं बल्कि फिस्ट किंग है, जो कि उस समय मरने के बाद इस बॉडी में फिर से रिंकारनेट हुआ है और इस शरीर में आया है। समय फिस्ट किंग बहुत ज़्यादा परेशान होता है और फिर यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर यह सीरीज़ पसंद आए तो इस वीडियो में कम से कम 30 लाइक कर देना और 5 कमेंट कर देना, तो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा और इसकी वीडियो डेली आएगी। और इसके साथ मैं अपनी दूसरी सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखूँगा जब तक उसके चैप्टर्स ख़त्म नहीं हो जाते। बस उसके 3 ही चैप्टर बचे हुए हैं जिसे मैं जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँगा। और कुछ समय से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, लेकिन अब से वीडियो डेली आएगी। और वीडियो पर सपोर्ट करना, क्योंकि अभी मेरा चैनल थोड़ा डाउन हो गया है, लेकिन अब से वीडियो कंटिन्यू आएगी। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।